नाज़रीन, इसराइल की जानब से यमन पर हमला किया गया है और यमन ने जवाबी बहुत बड़े हमले किए हैं, जिसमें मिसाइल्स, रॉकेट्स और ड्रोन्स इसराइल के ऊपर फायर किए गए हैं, जिसमें एयरपोर्ट्स, बंदरगाहें, पावर स्टेशंस वो इसराइल के अंदर निशाना बनाए गए हैं। और इसके साथ पिछले कुछ घंटों में इसराइल ने कई मुल्कों के ऊपर बमबारी की है और ये वो मुल्क है जिसको मिडिल ईस्ट में एक स्टेबलाइजिंग फोर्स कुछ मुल्क जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं और कहा जाता है कि ये अमन लाने वाला है। और इस अमन लाने वाले ने पिछले कुछ घंटों में कई मुल्कों के ऊपर बॉम्बिंग की है, जिसमें औरतें और बच्चे जो है वो शहीद हुए हैं। इसके साथ नाज़रीन, पूरे मिडिल ईस्ट में कौन सा घिनौना खेल जो है वो तैयार हो चुका है और इसमें गजा से लेकर वेस्ट बैंक से लेकर लेबनान, शाम, यमन, ईरान, ये तमाम मुल्कों के अंदर असल मंसूबा क्या है और कौन सा घिनौना जो यहां पर मंसूबा है वो तैयार हो चुका है। और गजा में जो रावेरिया बनाने का मंसूबा था, यानी फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करके वहां पर जो ट्रंप ने कहा था कि हम इसको एक इकोनॉमिक हब बनाएंगे, यहां पर गोल्फ कोर्सेस होंगे, यहां पर बड़ी बड़ी इमारतें होंगी, वो मंसूबा अभी खत्म नहीं हुआ है। और ये जो GHF है, द सो कॉल्ड गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, जो ये मुसाद के जिसमें लोग और अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये बुनियादी तौर पर उसी मंसूबे के तहत काम कर रही है। जी हाँ, ये GHF जो है वो उसी मंसूबे के तहत जो वो काम कर रही है। और फाइनेंशियल टाइम ने आज बहुत बड़ी रिपोर्ट शाया कर दी है और एक धमाका जो है उसने किया है और उसने ये सारा मंसूबा जो है वो एक्सपोज करके रख दिया है। और इसमें जब नेतन्याहू बात करता है कि न्यू मिडिल ईस्ट हम बनाएंगे, तो वो कौन से न्यू मिडिल ईस्ट की बात कर रहा है? जो वेस्टर्न बिजनेस एलीट है वो इसमें किस तरह से शामिल है। और आज ईरानी जनरल ने इस मंसूबे के बारे में कहा है कि ईरान को पार्ट्स में डिवाइड करना ये नए मिडिल ईस्ट का हिस्सा है और इसमें वेस्टर्न जो बिजनेसमैन है, जो एलीट है, वो किस तरह से शामिल है। और जिसके बारे में प्यूटन ने ये कहा था कि ये एक ऐसी ताकतें हैं जिन्होंने दुनिया को जकड़ रखा है कि इनका कोई ताल्लुक किसी दीन और मजहब से नहीं है, किसी कौम से नहीं है, ये किसी वकार के लिए नहीं लड़ते, इनका ताल्लुक किसी इखलाक तहजीब से नहीं है, इनका ताल्लुक इंसानियत से बस इतना ही है कि ये इंसानों जैसे नजर आते हैं। तो इनका मकसद जो है वो जंगों के बाद जंगें और फसाद ये छेड़ना है, क्राइसिस पैदा करना है। और इनका जो असल मकसद है, यानी देखें ना, आप कौम के लिए लड़ते हैं, आप वकार के लिए लड़ते हैं, आप अपनी तहजीब के लिए लड़ते हैं, जैसे ईरान अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है, फलस्तीनी अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, तो ये होता है ना। तो ये कौन सी ताकतें हैं जो जंगों के बाद जंगें छेड़ती हैं? तो प्यूटन के ये अल्फाज ऑन रिकॉर्ड हैं और उन्होंने कहा कि इनका मकसद सिर्फ दौलत और इक्तदार है, दौलत और पावर है, ये इनका बुनियादी तौर पर मकसद है। तो फाइनेंशियल टाइम ने जो धमाका किया है उसने ये बताया है कि टोनी ब्लेयर, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बरतानिया हैं, जो इराक वॉर में बुश के साथ गए और बाद में टोनी ब्लेयर ने आकर कुछ साल पहले मीडिया पर यह माफी भी मांगी कि उससे बहुत बड़ी भूल हुई जो इराक में वो गया और इतनी ज्यादा वहां पर लोग जानों से गए और इसके ऊपर वो शर्मिंदा है और वो माफी मांगता है। और आज टोनी ब्लेयर का जो इंस्टीट्यूट है वो किस तरह से गजा में फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करने और फिर वहां पर जो रावेरिया प्लान है, यानी अब जो नई बात सामने आई है कि इसमें पूरी जो वेस्टर्न एलीट है वो काम कर रही है, इसमें जो ताकतें हैं बड़ी वो उसके अंदर इन्वॉल्व हैं और उसमें फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करना और उसके बाद ये सारा रावेरिया जिसको वो कह रहे हैं कि यानी गोल्फ कोर्सेज बनेंगे, इकोनॉमिक हब होगा। और उसमें नई बात जो सामने आई है कि इसको दुबई स्टाइल के ऊपर बनाया जाएगा। अब दुबई स्टाइल से मुराद ये नहीं है कि यूएई का इसमें कोई हाथ है या किसी मिडिल ईस्ट के मुल्क का इसमें कोई हाथ है, वो सिर्फ एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको दुबई स्टाइल के ऊपर जो है वो बनाना चाहते हैं। तो ये बहुत ही भयानक चीज सामने आ गई है, इसके ऊपर काम हो रहा है और जो GHF है वो उसी मंसूबे के तहत काम कर रही है। यानी ये खौफनाक बात है कि वो प्रोजेक्ट वो लॉन्च कर चुके हैं, वो GHF उसी मंसूबे के तहत काम कर रही है। तो मिडिल ईस्ट के लिए बड़ा नाजुक वक्त जो है वो आ गया है। ये स्पेशल रिपोर्ट भी आपके सामने रखेंगे। और ईरान की मुलाकातें ब्रिक्स में हो रही हैं, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ हुई हैं, टर्की के साथ हुई हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। और ब्रिक्स और अमेरिका के दरमियान लड़ाई जो है वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर गई है। ब्रिक्स ने कहा था कि जो ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं उस पर हमें कंसर्न है और ट्रंप ने उसके बाद ये अनाउंस किया है कि जो जो ब्रिक्स के अंदर शामिल होगा उन तमाम अकवाम के ऊपर, उन तमाम मुल्कों के ऊपर टैरिफ लगेंगे। यानी ट्रंप ने इस लड़ाई को और ज्यादा शदीद कर दिया है। ट्रंप ने यह ऐलान किया है कि जो कोई शामिल होगा ब्रिक्स में, ब्रिक्स की पॉलिसीज के साथ चलेगा, उसके ऊपर टैरिफ लगेंगे।
ये बड़ी शिद्दत आ गई है उस जंग के अंदर। तो तमाम नेशन जो है उन्होंने एक इस ऑर्डर को जो है वो फेस करना है और अपनी आजादी की जो जंग है वो लड़नी है। ये सूरत हाल भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, इजराइल ने गजा पर हमले इंटेंसिफाई किए हैं। 8 साइट्स के ऊपर जो है वो मजीद शहादतें रिपोर्ट हो रही हैं और लेबनान के ऊपर इजराइल ने बमबारी की है जिसमें 11 कैजुअलिटीज हुई हैं, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। और यमन पर बमबारी की गई है जिसमें 20 एयर स्ट्राइक्स, जो यमन की हुदैदा पोर्ट है जिसके ऊपर अमेरिका भी बॉम्बिंग कर चुका है, इजराइल कई बार बॉम्बिंग कर चुका है, उसके ऊपर 20 एयर स्ट्राइक्स के साथ इजराइल की जानिब से जो वो बॉम्बिंग की गई है। और दुनिया में किसी मुल्क को ऐसी खुली छूट नहीं हो सकती है जितनी इजराइल को है कि वो इतने मुल्कों पर एक साथ बमबारी कर रहा है। और उसके साथ सितम यह है कि वो इसके बावजूद एक अमन लाने वाला है, एक स्टेबलाइजिंग फोर्स जो है वो, यानी वो कहता है मैं अमन लाने वाला हूं। तो हमारे यहां भी ये अजीबो गरीब बहसें छिड़ जाती हैं और हमारे यहां भी कुछ लोग ये मौकफ रखते हैं कि ये मुसलमानों ही की गलती है कि उन्होंने इजराइल को तस्लीम नहीं किया, अगर वो कर लेते तो ये जंगें ना छिड़ती और इस तरह से अमन हो जाता। लेकिन आर्ग्यूमेंट ये है कि इजराइल देखिए एक ताकतवर मुल्क है, इधर तो इख्तलाफात है, इजराइल एक ताकतवर मुल्क है, उसकी एक पॉलिसी है, पीछे पूरा वेस्ट खड़ा हुआ है। तो अगर उन्होंने ये एफर्ट्स की होती कि मिडिल ईस्ट में अमन कायम करना है, यानी अगर उनकी पॉलिसी ये होती कि उन्होंने तमाम रिसोर्सेज, अपनी तमाम ताकत को बरोकार लाते हुए अमन कायम करना है, तो फिर अब तक अमन हो गया होता। लेकिन असल बात जो है, आज तक अमन नहीं हो सका, उसकी वजह हमास, हिजबुल्लाह, ईरान या इससे पहले PLO या कोई और नहीं था। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि इजराइल की पॉलिसी में अमन नहीं है, उसकी पॉलिसी में एक्सपेंशन है और डोमिनेंस है। तो जो कोई भी अपनी पॉलिसी एक्सपेंशन और डोमिनेंस के ऊपर बनाता है, अगर एक मुल्क ये पॉलिसी बनाए कि उसने अपने बॉर्डर्स को एक्सपैंड करना है, मजीद लैंड को ऑक्यूपाई करना है, तो लैंड तो ऑक्यूपाई पीस में नहीं हो सकती, वो तो केओस में होगी, जंगों में होगी। तो वो इसलिए वो जंगें छेड़ते हैं। तो असल जो बुनियादी एंगल देखने की जरूरत है कि ये उनकी पॉलिसी में जंगे हैं और एक्सपेंशन है। तो कभी वो सीरिया को डिस्टेबलाइज करेंगे, बशार अल असद को जिम्मेदार ठहराएंगे, कभी कहेंगे कि सद्दाम हुसैन बहुत बुरा था, कभी जो है वो कहेंगे कि हमास की वजह से हम गजा पर हमला कर रहे हैं, कभी लेबनान पर बमबारी करेंगे तो कहेंगे हिजबुल्लाह की वजह से कर रहे हैं, ईरान पर करेंगे तो कहेंगे ये रिजीम जो है वो अच्छी नहीं है। तो वो जवाब बनाएंगे। असल बात यह है कि उनकी पॉलिसी में अमन नहीं है। तो इस चीज को देखने की जरूरत है। और ये मैं आज के तनाजुर में बात कर रहा हूं कि उन्होंने 3-4 मुल्कों के ऊपर बॉम्बिंग की है। वेस्ट बैंक के अंदर उनके जुल्म जारी हैं, गजा में बॉम्बिंग की है, लेबनान में की है, यमन के ऊपर की है। तो ये कोई मामूली चीज है? तो यमन ने जनाब रिस्पॉन्ड किया, 11 रॉकेट्स, मिसाइल और ड्रोन्स उन्होंने फायर किए हैं। बेन गोरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया है, अशदोद और एश्कलोन बंदरगाहों को निशाना बनाया है। इसके अलावा जो पावर स्टेशंस हैं उनको यमन की जानिब से निशाना बनाया गया है। और आप देखिए ये कितना गैर मामूली हमला है। वो रोजाना 1 या 2 मिसाइल फायर करते हैं, आज उन्होंने 11 फायर किए एक साथ और मल्टीपल जो टारगेट्स हैं उनको निशाना बनाया है। और मिलियंस ऑफ इसराइली जो सेटलर्स हैं उनको शेल्टर्स में जाना पड़ा है। और पहली बार ये हुआ है कि नाज़रीन जो यमनी एयर डिफेंस है वो भी इंगेज हुआ है। ये इंपॉर्टेंट बात है। यमन ने सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वो इजरायली फाइटर जेट्स के ऊपर फायर किए हैं। पहली बार यमनी एयर डिफेंस भी इंगेज हुआ है। इसका मतलब यह है कि यमन में उसकी ताकत में इजाफा हो रहा है। और जो ही इधर से इजरायली जहाज अभी वापस पहुंचे ही थे तो साथ ही यमनी मिसाइल, ड्रोन्स और रॉकेट्स है वो इजराइल के साथ टकरा गए। यानी ये हमला करके अभी वापस पहुंचे ही थे तो इधर से यमन ने जवाबी अटैक कर दिया और साथ उनका एयर डिफेंस भी इंगेज हुआ है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि लेबनान में जो बमबारी हुई है उसमें शहादतें हुई हैं। और लेबनान के अंदर ये मुसलसल बमबारी क्यों कर रहे हैं? जो लेबनीज गवर्नमेंट है उसको प्रेशराइज करने के लिए। और आज या कल में लेबनीज गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा फैसला करना है और यह लेबनान के मुस्तकबिल के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसने अमेरिका को जवाब देना है। और क्या जवाब देना है? अमेरिका की जानिब से प्रपोजल दिया गया है लेबनीज गवर्नमेंट को। और प्रपोजल क्या है? हिजबुल्लाह को सरेंडर करना है। ठीक है, यह प्रपोजल शामिल है। देखें ना, अमेरिका की हर जगह पर मुदाखलत और इसी वजह से ब्रिक्स जो है वो इकट्ठी हो रही है। तो वो प्रपोजल लेबनीज गवर्नमेंट को आया है कि हिजबुल्लाह को सरेंडर करना है, जिसकी वजह से हम पिछले 4-5 दिनों बहुत कशीदगी देख रहे हैं। और हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल ने 2 से 3 मरतबा जो स्पीच भी की है। तो आज या कल लेबनीज गवर्नमेंट जवाब देगी अमेरिकी प्रपोजल का। तो इधर से इजराइल मुसलसल बॉम्बिंग कर रहा है और लेबनीज हुकूमत को यह बता रहा है कि हम जो यहां पर बॉम्बिंग कर रहे हैं उसकी वजह हिजबुल्लाह है। अगर हिजबुल्लाह हथियार डाल देगी तो हम बॉम्बिंग नहीं करेंगे। देखो, हमने मिस्र और जॉर्डन में भी तो कभी बॉम्बिंग नहीं की जब उनके साथ हमारे मुआहदे हो गए।
तो ये वो मिसाल बाकी मिडिल ईस्ट पर भी पेश करते हैं कि देखिए अगर हम जंग करते हैं तो अगर हम जॉर्डन मिस्र के ऊपर क्यों नहीं करते, देखिए हमारा अमन हो जाए तो हम उन पर बॉम्बिंग नहीं करते। तो ये लेबनीज गवर्नमेंट को बाबर करवा रहे हैं। एक बड़ा डिसाइडिंग टाइम है। अगर लेबनीज गवर्नमेंट अमेरिकी प्रपोजल के साथ जाती है तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती होगी, और चूंकि वो कभी इंप्लीमेंट नहीं होगा बल्कि तसादुम और अंदरूनी इख्तलाफात और मजीद तसादुम की वजह बनेगा। लेबनन रेडीज यूनिफाइड रिस्पॉन्स टू यूएस रेजिस्टेंस डिसआर्मामेंट प्रपोजल। तो खबर यह है कि एक यूनिफाइड रिस्पॉन्स लेबनन की जानब से तैयार किया गया है जिसमें रेजिस्टेंस से भी मुशावरत हुई है, लेकिन प्रपोजल का जवाब आएगा तो फिर पता चलेगा मुशावरत हुई है या नहीं हुई। यूएस एनवॉय बैरक इज मीटिंग टुडे विद 3 presidents एंड द फॉरेन मिनिस्टर टू रिसीव लेबनन रिस्पॉन्स टू द यूएस प्रपोजल। ये बड़ा, यानी आज इसके ऊपर जो है वो नजरें लगी हुई हैं। और फिर आप देखिए जो अल मायदीन चैनल है ये लेबनन का है, तो लेबनन के इस चैनल का जो वेस्ट बैंक के अंदर ब्यूरो चीफ है उसको आज इजराइल ने गिरफ्तार कर लिया है। यानी लेबनीज गवर्नमेंट और बाकी जो मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स है, एक और बड़ा अरब मुल्क है वो भी चाहता है कि हिजबुल्लाह सरेंडर करे। तो इनको ये देखने की जरूरत है कि हालत जंग में आप उनसे सरेंडर करवा रहे हैं और वो कभी करेंगे नहीं, तो आप आपस में इख्तलाफात पैदा करेंगे और आप उनके साथ मुआहदे कर रहे हैं और वो आपके चैनल के जो ब्यूरो चीफ है उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। और आपके और तो भाई ये जो बमबारी इजराइल कर रहा है वो लेबनीज शहीद हो रहे हैं ना, तो लेबनीज गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उसको रोकना बजाय हिजबुल्लाह को प्रेशराइज करना। खैर, तो ये देखना है। तो मिडिल ईस्ट ने फैसला करना है कि उसने गुलामी कबूल करनी है या आगे से रेजिस्ट करना है। और इसी दरमियान नाज़रीन, गजा के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई, गजा और पूरा मिडिल ईस्ट के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई, फाइनेंशियल टाइम ने ये रिपोर्ट जारी की और बड़ी गैर मामूली रिपोर्ट है। पूरी दुनिया में हंगामा है और मिडिल ईस्ट के अंदर भी आज तमाम कैपिटल्स के जो हेड्स हैं यानी जो सरबराह हैं गवर्नमेंट के, उनके टेबल्स के ऊपर ये रिपोर्ट पड़ी हुई है कि अच्छा ये मंसूबा जो है वो बनाया जा रहा है। और जो वो ट्रंप ने बात की थी ना रवेरिया बनाने की, फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करने की और ऊपर ये सारा इकोनॉमिक जोन बनाने की, तो वो खत्म नहीं हुई है, उसके ऊपर काम जारी है। और नई बात यह है कि उसमें टॉनी ब्लेयर शामिल है और नई बात यह है कि उसको दुबई स्टाइल के ऊपर ये बना रहे हैं और उसमें अरब मुल्क का कोई हाथ नहीं है, सिर्फ वो दुबई स्टाइल के ऊपर इसको बना रहे हैं और वेस्टर्न एलीट जो है वो इसके अंदर शामिल है। यानी उसमें बहुत सारे बिजनेस ग्रुप्स हैं, वेस्टर्न एलीट है। और हुआ किस तरह से, एक जो है ना बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप बना है, बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप, उसके अंदर पैसा गया है। उस बोस्टन ग्रुप ने आगे से जीएचएफ बनाई है, लेकिन वो जीएचएफ कैसे बनी है, बोस्टन ग्रुप ने बनाई, पैसा कहां से आया, उसी वेस्टर्न एलीट से और उसी इजरायली बिजनेसमैन से जिनका असल मंसूबा गजा में लैंड को ऑक्यूपाई करना है। तो ये उसके लिए पूरा मंसूबा है। तो बोस्टन ग्रुप से जीएचएफ बनी और कहा गया कि देखो इसका ताल्लुक कोई इजराइल से नहीं है, ये तो बस देखें एक एड तकसीम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन उसको चला कौन रहा है, उसमें पैसा किसका है, उन्हीं का जिनका असल मंसूबा गजा पर कब्जा करना है। तो ये बात फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट के अंदर जब वो सामने आई है। और जीएचएफ बुनियादी तौर पर क्या कर रही है, फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करने में ये घिनौने काम के अंदर वो शामिल है। उसका असल मकसद फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करना है और एथनिक क्लींजिंग करना है ताकि गजा के लैंड के ऊपर ऑक्यूपाई किया जा सके। यानी जो अल्टीमेट उनका मंसूबा है वो पूरा किया जा रहा है थ्रू जीएचएफ। और आप देखिए समुद्रच और बैन गवर्नर जो वो कितने खिलाफ है एड तकसीम करने के, लेकिन जिस दिन जीएचएफ गजा में गई थी तो समुद्रच ने कहा था कि आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, यानी इसको उसने सेलिब्रेट किया था कि जीएचएफ जा रही है। तो उसका ह्यूमैनिटेरियन एड से कोई ताल्लुक नहीं था, फाइनेंशियल टाइम ने ये एक्सपोज किया है। और टॉनी ब्लेयर जो है वो उसका इंस्टीट्यूट भी इसमें शामिल है। अच्छा, इसकी एक और इंपॉर्टेंट बात है और ये कितना खतरनाक है, इसका एक और मकसद वेस्टर्न एलीट के लिए यह है एक टैक्स रिलीफ इकोनॉमिक जोन बनाना। टैक्स रिलीफ, आपने पैनामा ऑफशोर और ये सारे सुने हुए हैं ना, जहां पर पैसा रखते हैं। जूलियन असांज ने कहा था अफगानिस्तान, इराक और बाकी बहुत सारी जंगें, जूलियन असांज ने यह कहा, जो विकीलीक्स के बानी हैं, उन्होंने कहा था कि ये अमेरिका की जो मुसलसल जंगें हैं इसका बुनियादी मकसद क्या है। और फिर उसके बाद उनको गिरफ्तार भी किया गया, काफी साल वो जेल में रहे, अभी रिसेंटली आजाद हुए। तो उन्होंने कहा था कि ये फॉरएवर और एंडलेस वॉर्स का मकसद सक्सेसिव वॉर्स नहीं है, यानी कामयाब जंगें लड़ना नहीं है, मकसद सिर्फ जंगें करना है। क्यों करना है, ताकि जो अमेरिकन एलीट है, जो वेस्टर्न एलीट है, वो अपना पैसा वॉश आउट कर सके। कैसे, उसको अमेरिका के टैक्स नेट से निकाल कर यहां से गुजार कर दोबारा अमेरिका वापस ले जाया जा सके। उसको वॉश आउट अपनी पैसे को करना है। जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, उसको हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, अमेरिकन टैक्स नेट से उसको निकालना,
यह बुनियादी मकसद जूलियन असांज ने बात की थी। तो यहां पर उनका मकसद क्या है कि एक टैक्स रिलीफ इकोनॉमिक जोन बने, यानी बुनियादी मकसद यहां पर भी वही है कि जो है ना वो पैसा यहां पर लेकर आएंगे अपना, ठीक है। टैक्स रिलीफ, भाई टैक्स रिलीफ इकोनॉमिक जोन क्यों बनाई जा रही है? तो मैं ये रिपोर्ट आपके सामने रखता हूं, और वेस्टर्न एलीट, इजरायली बिजनेसमैन, इजरायली गवर्नमेंट, बहुत सारी इसमें ताकतें जो है शामिल हैं। टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट लिंक टू डिस्टर्बिंग गाजा रिकंस्ट्रक्शन प्लान, फाइनेंशियल टाइम। और रावेरिया बनेगा, ट्रंप ने प्रपोज किया, और इलोन मस्क इसमें शामिल है, जो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जोन यहां पर बनाना चाहता है। और इसमें इजरायली बिजनेसमैन शामिल हैं। यूटिलाइज्ड फाइनेंशियल मॉडल्स होंगे डेवलप्ड बाय बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप टू इन्विजन गाजा ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ बसलिंग ट्रेड एंड इकोनॉमिक हब। यानी नीचे फलस्तीनियों की लाशें हैं, ऊपर ये एक इकोनॉमिक हब जो है वो बनाना चाहते हैं। अब ये लाइन सुनिए, ये नया इजाफा है। टर्निंग गाजा इनटू दुबई आफ्टर एथनिक क्लींजिंग। देखिए, दुबई से मुराद, फिर मैं बता दूं कि उसमें कोई दुबई का हाथ नहीं है, सिर्फ वो उस तर्ज का एक इसको बनाना चाहते हैं। तो दुबई तो इस तरह नहीं बना कि कोई एथनिक क्लींज, तो यहां पर यानी नीचे फलस्तीनियों की लाशें होंगी, ऊपर ये उसको दुबई बनाना, यानी ये जैसे इनके जाने लीडर कहते थे ना कि बूढ़े मर जाएंगे बच्चे भूल जाएंगे, तो इनकी ये सोच है कि आने वाली जो मुसलमानों की जनरेशन है वो भी यहां पर जाया करेंगी और यहां पर गोल्फ खेलेंगी और बीचेस पर बैठेंगे, और उनको पता ही नहीं होगा कि यहां पर फलस्तीनियों के साथ क्या हुआ। तो इनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। तो दुबई स्टाइल का इसको बनाना है, गाजा रावेरिया विद दुबई स्टाइल, जिसमें आर्टिफिशियल आइलैंड्स होंगे, ब्लॉक चेन पावर ट्रेड सिस्टम होगा, डीप वाटर पोर्ट्स जो है वो यहां पर बनाई जाएंगी गजा, और उसको फिर कनेक्ट किया जाएगा जनूबी एशिया से मिडिल ईस्ट से फिर यूरोप। ये प्रॉपर प्लान है। और टैक्स फ्रेंडली, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्स फ्रेंडली स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है ना। तो उसका बुनियादी मकसद वो वेस्टर्न एलीट यहां पर पैसा ला सके। जीएचएफ टू बी यूज्ड एज अ हनी पॉट फॉर पैलेस्टीनियंस। तो इस मंसूबे को पूरा करने के लिए जीएचएफ को इस्तेमाल किया जा रहा है। अल्टीमेट मंसूबा वो है दुबई स्टाइल का बनाना, लेकिन जीएचएफ को इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि फलस्तीनियों को पहले डिस्प्लेस किया जा सके और एथनिक क्लींजिंग में मदद की जा सके। सिक्योरिटी ऑपरेशंस हेडेड बाय जीएचएफ एंड फॉर्मर सीआईए एंड बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप एडवाइजर्स मेट टोनी ब्लेयर इन लंदन इन मार्च। इसमें टोनी ब्लेयर शामिल है, मार्च में मुलाकात हुई, फाइनेंशियल टाइम कह रहा है। और जीएचएफ के सरबराह थे, सीआईए के लोग थे, फॉर्मर जो सीआईए के लोग हैं, इस बोस्टन ग्रुप जिसमें ये सब की इन्वेस्टमेंट है उसके लोग थे। लंदन में ये मिले मार्च के अंदर। और टोनी ब्लेयर का जो इंस्टीट्यूट है उसने बाद में इस रिपोर्ट के आने के बाद कहा कि नहीं, हमने तो बस उनकी बात सुनी थी, लेकिन फाइनेंशियल टाइम ने जब इसको छाप दिया है। और अगली बात सुनिए, टेम्परेरीली ये कहा जाएगा कि फलस्तीनी यहीं पर रहेंगे, ठीक है ना, स्टेइंग इन गाजा व्हाइल ऑफरिंग $9,000 पर पर्सन इन कैश पेमेंट्स एंड सब्सिडीज टू इनकरेज अ क्वार्टर ऑफ द पॉपुलेशन टू लीव। और साथ कहा जाएगा कि हम इनको पैसे दे रहे हैं। और ये आप बार बार सुने, ट्रंप और नेतन्याहू बार बार क्या बात कर रहे हैं कि वॉलंटरी जो है ना यहां से लीव करना, वॉलंटरी। ये तो अपनी, ट्रंप बार बार क्या कहता है, ये तो अपनी मर्जी से जाना चाहते हैं, मुझे पता है कि जाना चाहते हैं। नेतन्याहू कहता है कि अगर ये अपनी मर्जी से जाना चाहता है तो ठीक है, इसमें बुराई क्या है। तो पैसे उनको जो है वो दिए जाएंगे, और दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे ये जरूर कहा जाएगा कि हमने जो है वो इनको पैसे दिए। तो ये बुनियादी तौर पर जो है वो इनका मंसूबा है। काफी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, लेकिन मुख्तसरन मैंने आपके सामने रखा है कि वो मंसूबा खत्म नहीं हुआ है और जीएचएफ उस पूरे मंसूबे के दरमियान जो है वो काम कर रही है। तो इसलिए मिडिल ईस्ट को ये फैसला करना है। देखें, ये अरब रियासतें इस मंसूबे को अफोर्ड नहीं कर सकेंगी, ठीक है। अगर वो फलस्तीनियों के लिए कोई कुछ ना कर सका और इनका ये मंसूबा कामयाब हो गया, जो कि नहीं होगा, लेकिन वो इसके ऊपर काम तो कर रहे हैं और फलस्तीनी तो रोज जानों से जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत खराबी मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो होने जा रही है। और इसी बात को आज ईरान के जनरल ने कहा है कि डिवाइडिंग ईरान इज पार्ट ऑफ द न्यू मिडिल ईस्ट प्लान। ये जो न्यू मिडिल ईस्ट कह रहे हैं ना, वो टोटल सरेंडर है, यानी गजा कब्जा हो गया, वेस्ट बैंक हो गया, लेबनान में वो प्रपोजल उन्होंने दे दिया है, उसमें भी सरेंडर मांगा गया है, शाम में वो कब्जे किए बैठे हैं, यमन के ऊपर बमबारी कर रहे हैं और ईरान को डिवाइड करना मकसद, ईरान ही से सारी सपोर्ट जाती है रेजिस्टेंस को। तो ईरान को कई हिस्सों में तकसीम करना, ये बुनियादी मंसूबा है। आज ईरान के जो जनरल हैं उन्होंने ये बात की। और कुछ दिन पहले अमेरिकी मैगजीन की रिपोर्ट जिसमें यह कहा गया कि यह बाकायदा मंसूबा है ईरान को डिवाइड करना, वो भी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। और ईरान ने कहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं
और उन्होंने कहा कि ये जो अभी पॉज आया है ये सीज फायर नहीं है बल्कि सिजेशन ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस है। सीज फायर नहीं हुआ, मामला खत्म नहीं हुआ, फिलहाल बस गोलाबारी रुक गई है, बस इसको ये समझे, ईरानी जनरल कह रहा है। और उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जो इंटरवेंशन की है वो सिर्फ इस वजह से थी कि इजराइल की दुर्गत बन रही थी, ठीक है ना, और इजराइल पूरी तरह से अपनी ताकत उसकी एक्सपोज हो रही थी, इसलिए अमेरिका ने इंटरवीन किया। और इफ इजरायली एंटिटी अगर उसने कोई और फुलिशनेस की, इट विल रिसीव रिस्पॉन्स ग्रेटर देन ही रिसीव ड्यूरिंग द 12 डेज ऑफ वॉर। तो 12 दिनों में जो हमने रिस्पांस दिया है उससे भी कहीं बड़ा रिस्पांस होगा। ब्रिक्स में ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो मौजूद हैं और बहुत सारी उनकी मुलाकातें हो रही हैं। लेवरॉव जो कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ मुलाकात हुई है। लेवरॉव रीअफर्म्स रशिया स्टांस अगेंस्ट अटैक्स ऑन ईरान। उन्होंने कहा पूरी तरह साथ खड़े हैं और कंडेम किया जो इजराइल ने हमला किया है, खास तौर पर जो न्यूक्लियर पीसफुल, अब देखें रशिया बार बार और चाइना की ये पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम है और ब्रिक्स ने भी इंडोर्स किया कि ये पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसको जो है उन्होंने कंडेम किया। और फिर वो कहते हैं कि ब्रिक्स में क्या चीज हाईलाइट की जा रही है, सबसे ज्यादा किस चीज के ऊपर बात की जा रही है, ग्रोइंग रोल ऑफ मल्टीलेटरल ब्लॉक, मल्टीपोलर वर्ल्ड के ऊपर, यानी एक ब्लॉक नहीं है, एक स्टेक होल्डर नहीं है, एक ताकत नहीं है दुनिया में, मल्टीलेटरल ब्लॉक इन एड्रेसिंग सेंसिटिव रीजनल इश्यूज। सेंसिटिव रीजनल इश्यूज इसमें डिस्कस हुए हैं, पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग मेंबर एंड ऑब्जर्वर स्टेट्स। हर रीजन के यानी मिडिल ईस्ट के, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया के, यानी कि साउथ एशिया के, यानी जो जो मुल्क शामिल हुए हैं उनके रीजन में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और विद रेफरेंस टू यूनिपोलर वर्ल्ड, यानी अमेरिका वहां पर किसको कैसे तंग कर रहा है, सादा अल्फाज में समझ लें कि वो उसमें डिस्कस हुआ है। ये ब्रिक्स में सारी, इसके दायरे में सारी गुफ्तगू हो रही है। और टर्किश एंड ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर डिस्कस न्यूक्लियर फाइल एट ब्रिक्स समिट। दोनों की मुलाकात हुई और ना सिर्फ न्यूक्लियर के ऊपर बट अ रेंज ऑफ बायलैटरल एंड रीजनल इश्यूज ऑफ म्यूचुअल कंसर्न, और सीरिया, गजा, फलस्तीन, मतलब रीजनल इश्यूज बहुत सारे जो है वो डिस्कस हुए हैं, इनकी मुलाकात हुई। और जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने स्पीच की, उन्होंने जो ईरानियंस है वो शहीद हुए हैं उनको बाकायदा उनका जो है वो तज़किरा किया और ब्रिक्स का शुक्रिया अदा किया कि ब्रिक्स जो है वो एक यूनिफाइड ब्लॉक के साथ की तरह जो है वो ईरान के साथ खड़ा है। अच्छा, अब ब्रिक्स ने स्टेटमेंट जारी करते हुए ये कहा था कि ये जो ट्रंप टैरिफ लगा रहा है इसके ऊपर हमें कंसर्न है, ज्वाइंट स्टेटमेंट के अंदर। तो ट्रंप वही जो उसकी एक तरीकाकार है बुलिंग का, बदमाशी का, और एक दुनिया के एसएचओ का, कि मतलब वो बस वही बताएगा कि दुनिया ने क्या करना है। तो उसने ट्वीट किया है, ट्रंप थ्रेटन्स 10% टैरिफ ओवर ब्रिक्स पॉलिसीज, और उसने कहा कि अनाउंस दैट एनी नेशन अलाइनिंग देमसेल्फ, कोई भी कौम, कोई भी मुल्क जो अलाइन कर रहा है अपने आप को ब्रिक्स के साथ, और उसने ब्रिक्स को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ट्रंप ने ब्रिक्स को एंटी अमेरिकन डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, ये ब्रिक्स को उसको अमेरिका ने एंटी अमेरिका डिक्लेयर कर दिया है और कहा है कि जो भी इसको अलाइन करेगा वुड फेस एन एडिशनल 10% टैरिफ, एम्फसाइजिंग देयर वुड बी नो एक्सेप्शन टू दिस पॉलिसी। कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं होगी, किसी को हम नहीं बख्शेंगे। और हम ये यानी ब्रिक्स ऑलरेडी इस बिहेवियर के ऊपर, इस बदमाशी और बुलियंग के ऊपर ऑलरेडी अपना कंसर्न शो कर रही है, और ट्रंप ने वही चीज उनके ऊपर दोबारा मुसलत कर दी है। सादा बात यह है कि चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे साउथ एशिया हो, एनीवन, अगर या तो वो रहेगा पूरी अमेरिकी सरेंडर करेगा अमेरिका और इजराइल के सामने, ठीक है, मिडिल ईस्ट वाले इजराइल के सामने और अमेरिका के सामने और बाकी अमेरिका के सामने वो सरेंडर करेंगे, या फिर जब अपनी निजात के लिए लड़ेंगे। इसके अलावा तीसरा रास्ता कोई नहीं है। यानी इसमें अब कोई ये नहीं कि कोई न्यूट्रल हो जाएगा, कोई अपनी जिंदगी जिएगा, नहीं, या उसने अमेरिका के सामने सरेंडर करना है, अमेरिका बताएगा कि कितने टैरिफ लगेंगे, उसकी इकोनॉमी कैसे चलेगी, उसके अगर मिनरल्स हैं तो वो अमेरिका को देने पड़ेंगे, उसके रिसोर्सेज जो वो अमेरिका को देने पड़ेंगे, वो अमेरिका जो उससे चाहेगा वो करना पड़ेगा। ये है अब कौमों की जिंदगी। अगर इससे हटकर या फिर वो ब्रिक्स में जाएंगे और अपनी निजात की जंग लड़ेंगे, बस इसके अलावा दुनिया के पास दूसरा ऑप्शन अमेरिका ने छोड़ा कोई नहीं है। और ये जो वेस्टर्न एलीट है जो जंगों के जरिए अपना मुनाफा कमाती है, वो मुतहरिक और गजा में वो दुबई बनाना चाहते हैं। अब आप अंदाजा करें, कोई मोरालिटी होती है ना भाई, ठीक है, एक बंजर जमीन कहीं पड़ी हुई है, आप बनाए दुबई। गजा में जहां पर एथनिक क्लिंजिंग बकायदा की, मतलब वो दुबई बना रहे हैं एथनिक क्लिंजिंग करके, यानी वो खुद उसमें मुलव्वस हैं। तो मोरालिटी, इंसानियत, ये तो ये बड़ी दुनिया के लिए बड़े और इंसानियत के लिए बड़े अफसोस की बात है कि
उसके ऊपर किन ताकतों का जो है वो कब्जा हो गया है। तो पूरे मिडिल ईस्ट को इससे लड़ना होगा। ये इस वक्त की जनाब सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज करें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।